हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी नीति। तो आज हम करने वाले हैं SBI क्लर्क मेंस 2019 का जो पेपर हुआ था उसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। तो इसमें रहेंगी 5 डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चंस इन दिस वीडियो विद कंप्लीट सॉल्यूशन। सो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि बार चार्ट हमें दिया है जो कि बताता है परसेंटेज ऑफ एप्लीकेंट्स। कौन से एप्लीकेंट्स जिन्होंने रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया है, पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया है डिफरेंट पासपोर्ट सेंटर्स पे, जो कि हैं A B C D और E। उसके बाद उसने बोला है कि परसेंटेज ऑफ फीमेल एप्लीकेंट्स हु हैव अप्लाइड फॉर द रिन्यूअल ऑफ पासपोर्ट्स। मतलब ये दो चीज़ें हमें दी हुई हैं, ये तो टोटल है ब्लू वाला पार्ट, और ये वाला जो है ये फीमेल है जिन्होंने पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया है। और टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो पासपोर्ट सेंटर पे हैं वो कितने हैं? नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर न्यू पासपोर्ट, जिन्होंने न्यू पासपोर्ट के लिए रजिस्टर किया है और जिन्होंने रिन्यूअल के लिए रजिस्टर किया है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन में उसने ये बोला है कि इफ total number of males who have applied for the renewal of the passport in office A, जिन्होंने ऑफिस A में रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया। अब देखो, आपको पता है कि टोटल 40% ने अप्लाई किया। मान के चलो कि 100, आपको पता है 100% होंगे, 100% मतलब पूरे। रिन्यूअल के लिए किन्होंने अप्लाई किया? 40% लोगों ने। मतलब न्यू पासपोर्ट्स कितने लोगों ने रजिस्टर किया न्यू पासपोर्ट्स के लिए? 60% ने। इतना समझ में आया? उसके बाद ये देखो कि जो यहाँ पे हमारे पास फीमेल दी हुई हैं और मेल दिए हुए हैं, उसने बोला है कि 25% फीमेल्स हैं जिन्होंने रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया। 40% का 25% कितना हुआ? 10%। तो मेल कितने हो गए? 30%। आया इतना समझ में? पहली लाइन में उसने क्या बोला? जिन्होंने रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया है ए ऑफिस से वो है 900 मेल्स। 30% इक्वल्स टू 900। तो 100% इक्वल्स टू कितना हो गया? 900 डिवाइड बाई 30 इंटू 100। दैट मीन्स 3000 टोटल लोग हैं हमारे पासपोर्ट सेंटर ए पे। आ गया इतना समझ में? और टोटल नंबर ऑफ फीमेल जिन्होंने अप्लाई किया है नए पासपोर्ट के लिए ऑफिस बी से वो है 640। अगर मैं बी की बात करूं तो बी में रिन्यूअल के लिए कितनों ने अप्लाई किया? 60% ने। तो न्यू कितने हो गए? 40%। इसमें से फीमेल कितनी है? 40%। मतलब 60 का 40% कितना हुआ? 24%। तो जाहिर सी बात है मेल हमारे पास 36% आ गए। समझ में आ गया? उसने बोला है कि जो फीमेल हैं जिन्होंने अप्लाई किया है न्यू पासपोर्ट के लिए वो हैं 640। ओके, ये किसके इक्वल है? 2/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु हैव अप्लाइड फॉर द न्यू पासपोर्ट्स इन ऑफिस बी। मतलब जो 640 है वो किसके बराबर है? 2/5 ऑफ टोटल जिन्होंने न्यू के लिए अप्लाई किया। हमारे पास टोटल कितने आ गए न्यू वाले? 1600। एम आई राइट? 1600 हमारे पास आ गए हैं जिन्होंने न्यू पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया। और हमें पता है कि न्यू वाले 40% है। अगर न्यू वाले 40% हैं तो 100% कितना हो गया हमारे पास? 4000। 1600 डिवाइड बाई 40 इंटू 100, 4000 हो गया। बी के हमारे पास आ गए 4000। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल हु हैव वेंट टू पासपोर्ट ऑफिस ए एंड टू ऑफिस बी। हमें दोनों के टोटल नंबर ऑफ पीपल का डिफरेंस निकालना था। ए में हमारे पास 3000 आ गए, बी में हमारे पास 4000 आ गए। मतलब डिफरेंस कितना हुआ? 1000। सीजर आंसर, वेरी सिंपल। नेक्स्ट पे चलते हैं। उसने बोला है कि नंबर ऑफ मेल्स जिन्होंने अप्लाई किया न्यू पासपोर्ट के लिए ऑफिस बी से। अब यहाँ पे हम बी की बात करते हैं। बी की बात अगर हम करें तो रिन्यूअल के लिए कितनों ने अप्लाई किया? 60 ने, जिसमें से फीमेल कितनी है? 24। 60 का 40% कितना हुआ? 24%। और मेल कितने हो गए? 36%। न्यू के लिए 40%। इतना समझ में आया? क्योंकि हमारे पास 100% टोटल थे। उसके बाद उसने बोला है कि जो भी मेल थे जिन्होंने नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया वो कितने हैं? 3/5 ऑफ द पीपल हु हैव अप्लाइड फॉर द न्यू पासपोर्ट इन द सेम ऑफिस। टोटल कितने थे? 40%। 40% का 2/5 जो है वो मेल है, सॉरी 3/5 है वो मेल है। 3/5 का मतलब 60%। कितना हो गया? तो फीमेल कितनी आ गई? 16%।
हम ये हमेशा इसका परसेंटेज निकालेंगे, टोटल का नहीं निकालेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट लाइन में उसने क्या बोला है कि टोटल नंबर ऑफ मेल्स जिन्होंने अप्लाई किया रिन्यूअल के लिए वो है 1440। बी से रिन्यूअल के लिए अप्लाई करने वाले 1440 हैं मेल्स, और हमें पता है कि 36% ने अप्लाई किया था। अगर 36% 1440 के इक्वल है तो 100% कितने के इक्वल हो गया? फटाफट से कैलकुलेट करो। 100% हो गया 4000 के इक्वल। हमने पिछले क्वेश्चन में भी निकाला था 4000, ठीक है, मैंने दोबारा से निकाल के बता दिया। उसके बाद उसने बोला है परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल्स हु हैव अप्लाइड फॉर द न्यू पासपोर्ट इन ऑफिस इज 58%। जो सी वाले हैं, लेट मी इरेज इट फर्स्ट ताकि हमारे पास सी के लिए थोड़ी जगह बच जाए, तो हम इसमें लिख देते हैं कि हमारे पास बी का जो टोटल था वो 4000 आ गया। हमने पहले भी निकाल लिया था, मैंने अब भी निकाल के बता दिया ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। अगर मैं सी की बात करूं तो सी में रिन्यूअल के लिए अप्लाई कितने ने किया? 55% ने। और तो मतलब न्यू के लिए कितनों ने किया? 45% ने। इतनी बात समझ में आई? उसमें से फीमेल कितनी थी? 30%। मतलब 55 का 30% फीमेल थी। अगर हम 55 का 30% करें तो 16.5% आ जाता है। आ गया समझ में? अब उसने बोला है कि ये जो मेल्स हैं जिन्होंने नए के लिए अप्लाई किया पासपोर्ट सी में वो 58% है। 45 का 58%, ठीक है, ये मेल आ गए। ये मेल किसके इक्वल है? 192 मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल्स हु हैव अप्लाइड फॉर द रिन्यूअल ऑफ पासपोर्ट इन द सेम ऑफिस। मैंने आपको बताया कि रिन्यूअल ऑफ पासपोर्ट्स के लिए कितनों ने अप्लाई किया था? 16.5% ने, ठीक है। एक बार हम टोटल को ले लेते हैं एक्स। 16.5% ऑफ एक्स प्लस 192 अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 45% का 58% का एक्स। एक्स का 45% किया तो न्यू वाले आ गए, उसका 58% कर दिया तो हमारे पास क्या आ गए? मेल्स आ गए। अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है? 16.5x का परसेंटेज प्लस 192 इक्वल्स टू 45 इंटू 58 हमारे पास कितना हो जाता है? फटाफट से मल्टीप्लाई करो। 45 इंटू 58 हमारे पास हो जाता है अराउंड 21.6 नो 26.1 26.1 के अराउंड हमारे पास जो है 45 इंटू 58 का मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाता है, ठीक है। ये परसेंटेज था, समझ में आ गया? इसको हम इधर अगर लेकर आएंगे माइनस में तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 9.6 परसेंटेज ऑफ एक्स। इसको हम इधर कर देंगे, ये 2, मतलब हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई? 2000 आ गई। x की वैल्यू हमने किसको माना था? c के टोटल नंबर ऑफ, c का टोटल कितना आ गया? जो लोग गए थे 2000, दोनों को मिला के ये हमारे पास आ गया। अब उसने पूछा क्या है ये हम देख लेते हैं। सम टोटल ऑफ नंबर ऑफ फीमेल्स हु हैव अप्लाइड फॉर द न्यू पासपोर्ट इन ऑफिस बी। न्यू पासपोर्ट के लिए बी ऑफिस में कितनी फीमेल्स ने अप्लाई किया, और टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स जिन्होंने अप्लाई किया न्यू पासपोर्ट के लिए ऑफिस सी में। अब देखो हमें पता चल गया कि 58% ने तो अप्लाई किया था जो थे मेल्स नए ऑफिस में। जब यहाँ पे 2000 निकल गया तो 2000 का 45% कितना हुआ? 900। अगर 58% मेल थे तो 42% फीमेल हुई ना, तो सी की फीमेल कितनी निकल गई? 900 का 42%, 378 हमारे पास सी की फीमेल्स आ चुकी है। हमें बी की फीमेल्स निकालनी है जिन्होंने नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था। ओके, अब अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे हमने बी का, यहाँ नहीं निकाला था, बी का हमने कितना निकाला था? टोटल 4000। और हमें ये पता था कि 40% ऐसे लोग थे जिन्होंने न्यू पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था। आ गया इतना समझ में? और ऊपर वाली लाइन में उसने ये बोला था कि 3/5 थे, मतलब जो 60% थे वो मेल्स थे। तो 24% हमने मेल्स निकाला था और 16% हमने फीमेल्स निकाला था।
अभी पहले जब इरेज किया था उससे पहले मैंने इतना निकाल दिया था। हमें फाइंड करना है 16%। तो 4000 का 16% कितना हो गया हमारे पास? 640। 1018 हमारे पास ऐसी फीमेल्स निकल चुकी हैं जिन्होंने नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था बी से और सी से। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें उसने हमें बोला था कि टोटल नंबर ऑफ मेल्स जिन्होंने अप्लाई किया रिन्यूअल ऑफ पासपोर्ट के लिए ऑफिस डी में वो 1125 है। अगर मैं डी की बात करूं तो टोटल 100% मान लो। रिन्यू कितनों ने किया? रिन्यू किया 55% ने, मतलब डी में रिन्यू किया 45% ने, तो 55% नए वाले थे। और उसमें से जो मेल और फीमेल थे वो आधे आधे थे, 50-50% थे। समझ में आ गया? उसने ये बोला है कि जो डी में जिन्होंने रिन्यूअल किया है मेल्स ने वो 1125 थे। मतलब अगर मैं 45% का हाफ कर दूं डी में तो वो आ जाएगा 1125। ये डी टोटल का डी है। इसको अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ठीक है, हमारे पास ये आ जाएगा डी हमारे पास आ जाता है 5000। ये इधर गया, ये भी इधर गया। हमारे पास डी के टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स आ गए 5000। और उसने बोला है जो रेशो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल्स टू टोटल नंबर ऑफ फीमेल है जिन्होंने नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है वो 7:3 है। हमें पता था कि 5000 पूरे लोग हैं और 55% ने नए के लिए अप्लाई किया, मतलब 5000 का 55% कितना हो गया? इतना। और जो मेल और फीमेल हैं उनका हमें रेशो दिया हुआ है 7:3। मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 275। और हमें निकालना क्या है? टोटल नंबर ऑफ मेल्स 7 निकालना। तो 275 इंटू 7, हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है उसका आंसर क्या आ जाएगा? 1925। एंड दिस इज आवर आंसर। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स हु हैव अप्लाइड फॉर द रिन्यूअल ऑफ पासपोर्ट इन ऑफिस बी, जिन्होंने बी में रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया। बी का जिक्र दोबारा से हो रहा है तो एक बार दोबारा से बना लेते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो हमें। 60% ने रिन्यूअल किया, 40% ने नए आए और 40% इसमें से फीमेल थी, ये मेल हो गए। तो जिन्होंने रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया वो 960 थी और हमें पता है रिन्यूअल के लिए 24% ने अप्लाई किया था। तो टोटल हमारे पास कितने आ गए? 4000। पहले भी हम निकाल चुके हैं। 4000 टोटल आ गए। और जिन्होंने ए में अप्लाई किया था रिन्यूअल ऑफ पासपोर्ट के लिए जो मेल्स थे वो थे 900। अगर मैं आपके सामने ए की बात करूं तो ए में थे 40% लोग जिन्होंने रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया था। तो 60% लोग ऐसे हो गए जिन्होंने नए लिए थे। अब 40% का 25% थी फीमेल्स, 10%। तो मेल कितने हो गए? 30%। और उसने बोला था कि जो हमारे पास जो मेल्स हैं वो कितने हैं? 900। और हमें ये पता है 30% की जो वैल्यू है वो 900 है। तो 100% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 3000। आ गया इतना समझ में? ए का टोटल आ गया 3000, बी का टोटल आ गया हमारे पास 4000। हमें निकालना क्या है? टोटल नंबर ऑफ मेल्स जो रिन्यूअल के लिए गए थे बी में, ये, और टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स जो रिन्यूअल के लिए गई थी ए में, वो कितना परसेंट है? हमें यही निकालना है ना कि वो एक दूसरे का कितना परसेंट है। तो मतलब सीधी सीधी सी बात है कि 4000 का 36%, इसको 36 इंटू 40 लिख सकते हैं। ये कितना परसेंट है? किसका? जो फीमेल्स रिन्यूअल ऑफ पासपोर्ट के लिए ए में गई थी। 3000 का 10% कितना हुआ? परसेंटेज लगानी है तो 100 से मल्टीप्लाई। इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 480। तो 480% हमारा आंसर हो गया। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। लाइन बाय लाइन पढ़ते जाओ और क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। फाइंड द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स हु हैव अप्लाइड फॉर द न्यू पासपोर्ट इन ऑफिस बी। ऑफिस बी में न्यू पासपोर्ट के लिए फीमेल्स कितनी थी? परसेंटेज ऑफ फीमेल्स हमें निकालना है बी के लिए। और उसने बोला है जिन फीमेल्स ने अप्लाई किया था ना रिन्यूअल के लिए,
वो इक्वल हैं जिन मेल्स ने अप्लाई किया था न्यू पासपोर्ट के लिए। कैसे? फिर से बी का जिक्र हुआ, 60% ने रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया, 40% ने न्यू के लिए अप्लाई किया, फीमेल हमारे पास 24% थी, मेल हमारे पास 36% थे। अब ये वैल्यूज भी हमें लर्न हो गई। उसने बोला था कि जो फीमेल है जिन्होंने पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया है वो इक्वल है मेल के। परसेंटेज यहाँ पे देखो, total number of female who have applied for the renewal of the passport in office B is equal to the total number of males who have applied for the new passport। मतलब जो ये 24% है तो ये भी 24% हुआ ना। अगर 100% लोग थे उसमें से 24% फीमेल है, मतलब 24 फीमेल है, तो यहाँ पे न्यू वाले में भी तो 24 मेल ही आए ना, दोनों इक्वल है तो 24। अब 40% था, 24% मेल हो गए तो 16% फीमेल हो गई। और हमें उसने पूछा कितना है, हमें यही पूछा है कि ऐसे कितनी परसेंटेज हैं फीमेल की जिन्होंने अप्लाई किया था न्यू पासपोर्ट के लिए ऑफिस बी से। तो ऑफिस बी से न्यू पासपोर्ट के लिए कितने परसेंटेज ऑफ फीमेल ने अप्लाई किया था। परसेंटेज निकालनी है तो 16%। समझ में आया? हमें इसका परसेंटेज निकालना है न्यू वाले का, कि इस न्यू वाले में से फीमेल्स कितनी थी। अगर 24% मेल थे मतलब 16% फीमेल हुई, तो फीमेल एक्चुअली में थी कितनी, 40%। अगर हमें वो पूछता ना कि आप टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स बताओ, मतलब टोटल नंबर ऑफ लोगों में से, अगर वो हमें ये पूछता कि न्यू पासपोर्ट के लिए जिन्होंने अप्लाई किया वो आप टोटल के परसेंटेज में बताओ, तो हम लिख देते कि वो 16% होता। लेकिन उसने ये बोला है कि हमें बताना है कि ऐसी कितनी परसेंटेज ऑफ फीमेल हैं जिन्होंने न्यू पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया ऑफिस बी से। तो ऑफिस बी में अगर 40% लोगों ने अप्लाई किया तो उसकी बाइफर्केशन हमने ये करी थी। तो एक्चुअली में न्यू पासपोर्ट में कितनी परसेंटेज हुई फीमेल की, इतनी ही हुई ना, 40%। आई होप ये वाला भी क्लियर हो गया होगा। बस लैंग्वेज को हमें ध्यान से पढ़ना है, बाकी क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व हमारे इजीली होते जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट डीआई में उसने क्या बोला है कि जो टेबल दिया हुआ है हमें वो दिखा रहा है टोटल नंबर ऑफ पेजेस ऑफ 4 डिफरेंट बुक्स। ये डिफरेंट बुक्स हैं हमारे पास A B C और D। और उसने बोला है हमें टोटल नंबर ऑफ पेजेस दिया और दिया है कि परसेंटेज ऑफ पेजेस जो हर्षल ने रीड कर लिए हैं। अब पहला क्वेश्चन वो क्या बोलता है कि हमें निकालना है डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ अनरीड पेजेस ऑफ बुक बी एंड डी। अब आप ये देखो कि बुक बी के टोटल पेजेस कितने थे। बुक बी के टोटल पेजेस थे 750 और उसमें से उसने रीड कितने कर लिए, 64। मतलब उसने रीड कितने नहीं किए, 64%। अगर वो रीड कर चुका है मतलब 36% उसने अभी तक रीड नहीं किए हैं। कैसे निकाला मैंने, 100 माइनस 64, क्योंकि 100% पूरा होता है, 64% हमें दिया, उसने रीड कर लिए। तो मतलब जो बचा, जो अनरीड हुआ वो क्या हुआ, 100 माइनस 64 दैट इज 36%। तो मतलब बी के उसने कितने परसेंट ऑफ बुक कितने परसेंट ऑफ पेजेस अभी तक नहीं पढ़े हैं। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 इंटू 18 कितना होता है, फटाफट से कैलकुलेट करो। 15 इंटू 18 हमारे पास होता है 270। अब हम देखते हैं डी का। डी में उसने ये बोला है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, 640। 640 हम लिख लेते हैं। और उसने रीड एक्चुअली में कितने कर लिए हैं, 52.5। अगर वो 52.5 पेजेस पढ़ चुका है मतलब उसने अभी तक पेजेस कितने नहीं पढ़े हैं, 47.5। इतना समझ में आया? अब इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इसको 25 से कट कर सकते हैं। 25 1 are 25 एंड 25 9 are 225 और यहाँ पे ये 40 से अगर इसको कट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 16। अब 16 इंटू 19 हमारे पास कितना होता है, फटाफट से कैलकुलेट करो। 16 इंटू 19 हमारे पास होता है 304। उसने पूछा है डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना हुआ, 304 माइनस 270, हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया 34। तो 34 पेजेस हैं उसने नहीं पढ़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि हमें निकालना है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पेजेस ऑफ बुक बी, मतलब टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं बुक बी के, और अनरीड पेजेस ऑफ बुक ए। बी के टोटल और अनरीड किसके, ए के। अब बी के टोटल हमारे पास कितने हैं, 750
और ए के अनरीड कितने हैं, 480 थे, 55% वो पढ़ चुका है, मतलब उसने कितने परसेंट ऑफ पेजेस नहीं पढ़े, 45। अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था ना कि हमने 100 में से माइनस किया था, तो यहाँ पे भी कर दिया। इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 24, तो 750 रेशियो 24 इंटू 9, कौन सा टेबल से कटेगा, 3 क्या, अब कौन से टेबल से कटेगा, 2 क्या, 4 हो गया। तो 125:36 हमारे पास रेशियो आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने ये बोला है कि टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो बुक ए और सी के हर्षल ने रीड कर लिए हैं वो कितना परसेंट है, किसका, टोटल नंबर ऑफ पेजेस ऑफ बुक बी एंड डी, मतलब रीड कर लिए किसके, ए प्लस सी के, और निकालना किसका है, किस पे निकालना है, बी और डी के टोटल पेजेस का, उसकी हमें परसेंटेज चाहिए। अब ये देखो ए में 480 थे और वो 55% उसने रीड कर लिए, मतलब ए के कितने आ गए, कितने आ गए, 264, कैसे किया, 50% प्लस 5%। और बी के हमारे पास कितने आ रहे हैं, बी में थे हम सी के हमारे पास कितने आ रहे हैं, सी में 900 थे और वो 48% उसने रीड करे हैं, मतलब 50% कितना हुआ और 2% कितना हुआ, कितना आ गया हमारे पास 432, 50% माइनस 2% ही तो किया मैंने, और क्या किया। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आ चुकी है इसको अगर हम ऐड कर देंगे 264 और 432 को तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 696। तो 696 जो हमारे पास आ रहा है वो टोटल नंबर ऑफ पेजेस ऑफ बुक बी एंड डी का कितना है, बी और डी का टोटल लगाओ 750 और 640 मतलब 1390, इसका कितना परसेंट है। अब अगर हम इसकी अप्रोक्सीमेशन में चलें तो 13 5 65 होता है, या फिर हम कहें इसको 14 ले लेंगे तो 14 5 70 होता है, 50% के लगभग लगभग आ गया ना, अप्रोक्सीमेटली ही निकालना तो 50% हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट में उसने बोला है कि नंबर ऑफ पेजेस एवरेज निकालनी है जो उसने सभी की सभी बुक्स में पढ़ लिए हैं। ए में उसने कितने पेजेस रीड किए हैं, 55%, लास्ट क्वेश्चन में हमने निकाल लिया था 55%। डी में उसने कितने रीड किए हैं, 64%। अगर इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, अगर इसको 25 से करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, तो 1630 480। सी में उसने कितने करे हैं, 900 का 48%, 900 का 48% कितना हुआ, लास्ट क्वेश्चन में हमने निकाला, और उसने बोला है 640 का 52.5%। इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम काट देते हैं 25 से, 2 एंड 1 4 16 इंटू 21 हमारे पास कितना हो जाता है। तो इन सब का हमें एवरेज निकालना है। अब एवरेज कैसे निकलता है, टोटल डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि हमारे पास 4 बुक्स हैं, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स 4 है, टोटल हम देख लेते हैं इसका कितना निकल रहा है, 4 एंड 6 10 इंटू 12 1 कैरी, 6 and 8 14, 14 plus 1 15, 15 और 6 121, 2 4 and 4 8, 8 and 4 12, 12 and 3 कितना आ जाएगा हमारे पास इसका एवरेज, हमारे पास इसका एवरेज आ जाएगा 378। ओके 378 इज योर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमें क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि हमें डिफरेंस निकालना है कि इसका एवरेज नंबर ऑफ पेजेस जो ए और डी के उसने रीड कर लिए हैं और एवरेज नंबर ऑफ पेजेस जो बी और सी के उसने अनरीड अभी तक रीड नहीं करे हैं। तो ए और डी के जो रेड पेजेस थे वो अभी हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में निकाले, मतलब 480 का 55% हमने कितना निकाला था 264, और 640 का 52.5% हमने कितना निकाला था 336। इसका एवरेज कितना आ जाएगा हमारे पास, डिवाइड बाय 2, इसका एवरेज हमारे पास आ गया 300। अब उसने बोला है अनरीड पेजेस ऑफ बी एंड डी, बी के अनरीड पेजेस कितने हो गए 750 का 36%, क्योंकि उसने 64% पढ़ लिया, मतलब 36% नहीं पढ़ा, ये हमने पहले निकाल लिया था। इसका आंसर हमारा क्या आया था 270 आया था ना, हमने पहले एक क्वेश्चन में निकाला था। उसके बाद उसने बोला है बी और सी का, तो सी का जो अनरीड पेजेस हैं सी के वो कितने हो गए, तो इसका 50% और फिर इसका 2% 468, तो इसका एवरेज अगर हम निकालें तो कितना आएगा
इसका एवरेज हमारे पास आ चुका है कितना, सॉरी 468 था ना, हाँ 468, तो ये 8 हो गया, ये 3 हो गया, तो 738 डिवाइड बाई 2 हमारे पास कितना हो जाता है, 369। अब उसने हमसे ये पूछा था कि हमें डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास, तो 69 इज आवर आंसर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमें क्या बोला है, नेक्स्ट डीआई में उसने बोला है कि जो टेबल है वो बता रहा है टोटल नंबर ऑफ म्यूटिलेटेड नोट्स। म्यूटिलेटेड नोट्स होते हैं जो कटे फटे नोट्स होते हैं, जिनके साइड से पीसेस बिखर जाते हैं, कट जाते हैं, ठीक है, वो चेंज कराए हैं 4 लोगों ने, और उनको जो परसेंटेज है, मतलब 20 रुपए के नोट थे, जिसमें से कुछ ऐसे नोट्स थे जिनको पूरे के पूरे 20 रुपए मिल गए, कुछ ऐसे नोट्स थे जिनको 20 की जगह 10 रुपए मिले, और कुछ ऐसे नोट्स थे जिनको 20 की जगह 16 रुपए मिले, क्योंकि वो कटे फटे थे, ठीक है। तो अब हम इसके पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। उसने बोला है कि हमें वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है, ठीक है। यहाँ पे तो हमें उसने दे दिया कि टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने थे, नंबर ऑफ नोट्स हैं, वैल्यू नहीं है, ध्यान देना। उसके बाद उसने बोला परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर, हाँ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ नोट्स। उसने परसेंटेज बताई है कि ऐसे कितने नोट्स हैं जिनको 100% अमाउंट मिल चुकी है। 100% मतलब 20 रुपए, जिनको 20 रुपए का ही 20 रुपए मिला, वो कितने नोट्स है वो बताए हैं। रेशियो ऑफ 50% अमाउंट टू 80% अमाउंट गॉट बाय द पर्सन। यहाँ पे उसने बात करी अमाउंट की, ध्यान देना, नोट्स की बात नहीं करी, अमाउंट की बात करी है। जिनको 50% मिला है, जिनको 80% मिला है। अब 20 रुपए के नोट थे, 20 रुपए के नोट का 50% कितना हुआ 10, 80% कितना हुआ 16। और उसने बोला टोटल अमाउंट जो इन नोट्स को हमें एक्सचेंज करा के मिली, ठीक है। एक्स कहाँ पे है, एक्स हमारे पास है ए पे। अब हम सबसे पहले ए की बात करेंगे। यहाँ पे ए की बात जब हम कर रहे हैं तो 150 नोट हमारे पास थे, उसमें से 48% हमारे पास नोट्स ऐसे थे जिनको पूरी की पूरी अमाउंट हमारे पास मिल चुकी है। तो 48% इसका कितना हुआ, 48% कितना हुआ 72 नोट्स ऐसे थे जिनको 20 रुपए मिले, मतलब हमारे पास टोटल अमाउंट कितनी आ गई 1440। एम आई राइट। और टोटल अमाउंट हमें कितनी मिली थी 2280। उसमें से अगर हम ये वाली अमाउंट कम कर देंगे तो हमारे पास ये जो अमाउंट आएगी, ये आएगी कौन कौन से नोट्स वाली, जिनको 20 की जगह 10 रुपए मिले थे और जिनको 20 की जगह 16 रुपए मिले थे। समझ में आई इतनी बात। ये वाली जो अमाउंट हमें 2280 दी है, ये हमें दी हुई है 20 रुपए के नोटों वाली, जिनको 10 रुपए मिले थे और जिनको 16 रुपए मिले थे, टोटल अमाउंट। तो हमें ये पता चल गया कि ऐसे जो नोट्स थे जिनको 10 रुपए मिले थे और जिनको 16 रुपए मिले थे, उनकी जो टोटल अमाउंट है वो 840 आई है। लेकिन अभी तक हमें टोटल नंबर ऑफ नोट्स नहीं पता है। हमें कैसे पता चलेंगे, 150 नोट थे, उसमें से 48% को पूरी वैल्यू मिल गई, मतलब 52% को पूरी वैल्यू नहीं मिली। या हम कहें 150 में से आप 72 माइनस कर दो तो आपके पास कितना आ जाएगा 78। 78 नोट्स ऐसे थे जो ये वाले थे। समझ में आ गई। अगर मैं कहूँ 50% वाले नोटों को या फिर 10 रुपए वाले नोटों को आप ये मान लो कि ए है, और 80% वालों को या फिर जिनको 16 रुपए मिले उनको आप बी मान लो। ए प्लस बी हमारे पास कितना आ गया 78 यहाँ से। और अगर मैं बोलूँ अमाउंट की बात, ये हमने अमाउंट निकाल ली। अब आप सबको पता है 10 रुपए मिले और 16 रुपए मिले, कितनी आ गई 840। नहीं समझ में आया तो मैं बताती हूँ। आपको ये पता है कि टोटल अमाउंट कैसे आती है, जब भी हम नंबर ऑफ नोट्स को, मतलब ए को उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 रुपए वैल्यू उसको मिल रही है ना, क्योंकि वो नोट आधा फट गया था इसलिए 20 रुपए की जगह हमें 10 रुपए मिल रहे हैं उसके। और ऐसे कितने नोट्स हैं, ए नोट्स हैं, तो टोटल अमाउंट कितनी आ गई 10 ए। वैसे ही इसके साथ किया, तो मतलब ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन चुकी हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अगर मैं इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि हमें इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये, और इक्वेशन 2 को आप एज इट इज उठा लो 840। इक्वेशंस आपको सॉल्व करनी आती होंगी। तो 6b हमारे पास कितना आ गया, 6b हमारे पास आ गया 60, b आ गया 10। इतना समझ में आया। अब b वाले कौन से नोट थे 80% वाले, तो a कितने आ गए 68। अगर टोटल 78 नोट्स थे और b वाले 10 थे तो a वाले 68 हो गए। हमें निकालनी है x की वैल्यू,
मतलब इन वाले नोटों की वैल्यू 68 नोट थे, ठीक है, हमें पता 16 रुपए के थे, ये x के बराबर है। और जो 10 नोट थे वो, आई एम सॉरी, यहां पे 10 आएगा ना, दोबारा से करते हैं इसको। जो 68 नोट थे उनकी वैल्यू थी 10, 50% के बराबर। और जो 80% वाले नोट्स थे वो हमारे पास 10 नोट थे, उनकी वैल्यू थी 16, और हमें रेशो पता है 17:x। अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। यही हमारा आंसर है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि हमें डिफरेंस निकालना है किस किस का, 50% अमाउंट, वैल्यू, नंबर नहीं वैल्यू, गॉट बाय द पर्सन बी, और 80% अमाउंट गॉट बाय द पर्सन डी। सबसे पहले हम बी से शुरू करेंगे। बी में हमारे पास 200 नोट थे और 26% नोटों को पूरी की पूरी वैल्यू मिल चुकी है। मतलब कितना हो गया इसका 26%, 52 नोट। और 52 नोटों को मिल चुकी है, मतलब कितने नोटों को नहीं मिली, 148। 148 कौन से वाले हो गए, 50 वाले और 80 वाले। समझ में आ गया। अब ये देखो, 52 नोटों को 20 रुपए मिल चुके हैं, हमारे पास टोटल अमाउंट कितनी आ गई। और एक्चुअली में हमें अमाउंट कितनी मिली थी म्यूटिलेटेड नोट्स की, 3024। 100% वाले की अमाउंट इतनी आ चुकी है, तो क्या हमारे पास 50% और 80% वाले की अमाउंट निकल सकती है ना। ये 50% वाले और 80% वालों की अमाउंट, नंबर नहीं अमाउंट, ध्यान से देखना। हमें पता लग गया कि इसकी अमाउंट ये आ गई, और हमें रेशो पता है 10:21। रेशो पता है तो आप इसको निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना। कितना आ जाएगा आपके पास, 6 और 4, 64। मतलब एक की वैल्यू अगर 64 आ गई है और हमें बतानी 50% की, तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 640। इतना समझ में आया। 640 हमारे पास 10 वाले की वैल्यू आ चुकी है, हमें बताने थे अमाउंट का ही, अमाउंट हमारे पास आ गई। अब हम देखते हैं डी का। डी में कितने नोट्स है, 250। 250 में से 56% को पूरी की पूरी अमाउंट मिल चुकी है, तो 250 का 56% कितना हुआ, 140। 140 नोटों को 20 रुपए मिल चुके हैं, 2800। टोटल अमाउंट हमें मिली कितनी थी, 4200। मतलब 50% और 80% वाले जो नोट थे उनकी वैल्यू कितनी रह गई हमारे पास, 4200 माइनस 2800, 1400। 1400 इनकी अमाउंट आ गई, और हमें इनका रेशो पता है 3:4। मतलब हमारे पास एक की वैल्यू आ गई 200, और हमें किसकी निकालनी है, 80% की, इसके वाले की। तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 800। समझ में आया, हमें निकालना डिफरेंस। 800 माइनस 640 कितना हो गया, 160। आ गया आंसर, वेरी सिंपल। नेक्स्ट पे चलते हैं। हमें निकालना है फाइंड द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ नोट्स, नोट्स जिनको 80% वैल्यू मिली है बी पर्सन को, और टोटल नंबर ऑफ नोट्स जिनको 50% मिली है किसको, सी को। सबसे पहले हम बी से स्टार्ट करते हैं। बी में देखो कि हमारे पास हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाला था ना 50% और 80% वाले की वैल्यू, दिखा देती हूँ एक बार मैं आपको। हमने यहाँ पे ये वैल्यू निकाली थी 1984, इसको मैं एज इट इज लिख देती हूँ, ओके। और हमने यहाँ पे ये भी निकाल लिया था कि जो नोट्स थे वो हमारे पास इतने आ चुके थे, अमाउंट के कितने आ गए थे, एक की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, 64। लास्ट क्वेश्चन से मैंने सेम डेटा उठाया। इसने हमें टोटल नंबर ऑफ नोट्स पूछे हैं ना जिनको 80% वैल्यू मिली है। अगर एक की वैल्यू हमारे पास 64 आई तो 80% की वैल्यू कितनी आएगी, 64 इंटू 21। समझ में आई। और 80% वाले नोटों की वैल्यू कितनी थी, 16। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, मेरे को पता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, तो मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। ये हमारे पास वैल्यू थी, हमने वैल्यू का रेशो निकाला था 10:21 से। अगर हमने इसका रेशो निकाला तो इसका कितना निकला था, 640, इसका 21 इंटू 64। इतना तो लास्ट क्वेश्चन में समझ में आ गया था ना। इसको मैंने यही लिखा है, क्यों, क्योंकि हमें 80% की पूछी थी।
जब भी हमें टोटल नंबर ऑफ नोट्स निकालने होते हैं तो हम कैसे निकालते हैं? टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय अमाउंट पर नोट। आपके पास 100 रुपये हैं और 10 के डिनोमिनेशन के हैं, 10 रुपए वाले नोट हैं और उनकी टोटल अमाउंट आपके पास 100 रुपये है, तो आपके पास टोटल नोट्स कितने हुए? 10 हुए ना। यही फॉर्मूला मैंने इधर अप्लाई किया। हमारे पास टोटल अमाउंट थी और हमारे पास अमाउंट पर डिनोमिनेशन 16 रुपये, 16 रुपये हमें एक नोट पे मिल रहे, तो टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हो गए हमारे पास? 84। आया समझ में? अब डी का देखते हैं हम लोग, सी का देखते हैं। सी में 100 नोट थे जिसमें से 40% को पूरी वैल्यू मिल गई। 40 को कितनी मिली? 20, 800 रुपये मिल चुके हैं। बचे कितने नोट्स? 60। और यहाँ पे बताओ कि हमारे पास जो टोटल अमाउंट थी म्यूटिलेटेड नोट्स की, मतलब 100% वालों की भी, 50% वालों की भी और 80% वालों की भी, वो थी 1616। 100 रुपये वाले की हमें पता चल गई कि 800 थी, तो इन दोनों की हमें यहां से पता चल गई ना कि 816 थी। इतना समझ में आया? अब जब हमें पता चल गया कि हमारे पास अमाउंट आ चुकी है 816 और हमें अमाउंट का रेशो पता है कितना, 5:12। एक की वैल्यू आप निकाल सकते हो कैसे? डिवाइडेड बाय 17। जब आप इसको 17 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? हमें पता चल गई कि एक की वैल्यू 48 आई है, हमें निकालनी है 50% वाले की, मतलब 5 की। तो इसकी 5 की टोटल वैल्यू कितनी होगी? इतनी। और डिनोमिनेशन कितने का है? 10 का। समझ में आई कैसे? 50% का मतलब होता है 10 रुपए, 80% का मतलब होता है 16 रुपए। इसका डिनोमिनेशन तो 10 रुपए आया ना, तो हमारे पास टोटल नोट्स कितने आ गए? 24। ऊपर हमने निकाले थे 84 नोट्स, अब हमने निकाले 24 नोट, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हो गए? 108। एंड दिस इज आवर आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है अगर आप ध्यान से देखो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। उसने बोला है कि हमें एवरेज नंबर ऑफ नोट्स निकालने हैं जिनको पूरी अमाउंट मिली है, मतलब सबकी 100% वाले के एवरेज नोट्स। नंबर ऑफ नोट्स निकालने, अमाउंट नहीं निकालने। क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन अगर हम थोड़ा सा भी स्किप कर देते हैं, इधर उधर हो जाता है, तो पूरा का पूरा गलत हो जाता है। अब ए की मैं बात करूं तो 150 नोटों में से 48% को पूरी अमाउंट मिली। 48% 150 का कितना हो जाता है? 72। बी की मैं बात करूं 200 में 26% नोटों को पूरी अमाउंट मिल गई, मतलब 52। इसमें कितने को मिली? 40 को, मतलब 40। और इसमें कितने को मिली? 56% को। कितने को मिली? 140 को। टोटल हमारे पास कितना आ जाता है? 304। और हमें एवरेज निकालनी, तो डिवाइड बाय 4, क्योंकि 4 लोग हैं। हमारे पास क्या आंसर आ गया? 76। 76 आर एवरेज। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। उसने बोला है कि हमें रेशो निकालना है किस किस का? टोटल नंबर ऑफ नोट्स गेटिंग 50% ऑफ द अमाउंट फॉर सी एंड टोटल नंबर ऑफ नोट्स गेटिंग 80% अमाउंट फॉर डी। अब आप यहाँ पे ध्यान दो कि आपको नंबर ऑफ नोट्स पूछे हैं, अमाउंट नहीं पूछी। किसके? सी के और डी के। सबसे पहले मैं सी से शुरू करती हूँ, ठीक है। सी में हमने लास्ट क्वेश्चन में इतना निकाल लिया था कि हमारे पास 816 वैल्यू रह गई थी 50% और 80% वाले की। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ पिछले क्वेश्चन का। यहाँ पे जब हमने सी का निकाला था तो 816 हमारी वैल्यू आ चुकी थी, ये वाली। और हमने निकाल लिया था कि जो एक की वैल्यू है वो हमारे पास 48 आ गई थी। समझ में आ गई? अगर हमारे पास एक की वैल्यू 48 आ चुकी है तो हमें किसकी निकालनी है? 50% वाले की, 5 की। 5 की कितनी वैल्यू आ गई? 240। और हमने ये वाले नोट्स निकाले थे 24, ये वाले क्वेश्चन में। यहाँ पे हमने 24 नोट निकाल लिए थे ना 50% अमाउंट सी वाले के, तो ये तो हमने यहाँ से ही ले लिया। ये हमारा काम थोड़ा इजी हो गया, 24 नोट आ गए। उसके बाद उसने बोला कि डी के निकालने। डी का देखो 80% का निकालना है ना। 250 नोट थे जिसमें से 56% को पूरी अमाउंट मिल गई है। 56% को अगर पूरी अमाउंट मिली है तो कितने नोट हो गए? समझ में आया इतना? 140। बचे कितने नोट? 110।
आ गया समझ में? अगर 140 को 20 रुपये मिल चुके हैं तो टोटल अमाउंट कितनी आ गई हमारे पास? 2800। हमने ये वाले क्वेश्चन में निकाला था, मैं आपको निकाल के दोबारा दिखा देती हूँ। ये जब डी का हमने निकाला था तो आप ध्यान दो कि यहाँ पे हमने निकाल लिया था 2800 तो मिल गए थे उसको 100% वाले के, 50 और 80% वाले के हमने 1400 निकाले थे। 1400 निकाल लिए और ये रेशो था इसका 3:4, मतलब एक की वैल्यू हमने 200 यहाँ पे निकाल ली थी। इस क्वेश्चन से हमें हेल्प मिल गई। अब उसने बोला है कि एक की वैल्यू अगर हमारे पास 200 आ गई तो हमारे पास 4 की वैल्यू कितनी होगी? उसने हमसे 80% का पूछा है ना। एक की वैल्यू 200 आ गई तो 4 की वैल्यू 800 आ गई। हमें नोट्स निकालने हैं तो हमें पता है कि 16 रुपये का डिनोमिनेशन है इसका। मैंने आपको बताया था कि टोटल अमाउंट को हमें डिनोमिनेशन से डिवाइड करना है, तब हमारे पास नंबर ऑफ नोट्स आ जाएंगे। ये क्वेश्चन तो पिछले क्वेश्चन से हमने पूरा ही उठा लिया, तो आपको मेहनत करने की तो जरूरत पड़ी नहीं है। हमारे पास कितने नोट्स आ गए? 50। तो 24:50 हमारे पास कितना हो गया? 12:25। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको सिर्फ लैंग्वेज पे ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है, क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होता जाएगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा केसलेट का, जो हमारे एग्जाम में पूछा गया था, तो हम इसको देखना शुरू करते हैं। इसमें बोला है कि 3 सिटीज़ हैं, इसमें है दिल्ली, ढाका और बैंकॉक, और इनका जो डिस्टेंस है वो दे रखा है कि दिल्ली टू ढाका का, ढाका टू बैंकॉक का, और जो दिल्ली टू बैंकॉक है उनका तीनों का डिस्टेंस कितना है? 19,800, मतलब कंबाइंड में दे रखा है। उसके बाद उसने बोला है जो ढाका टू बैंकॉक का डिस्टेंस है वो 80% है किसके डिस्टेंस से? दिल्ली टू बैंकॉक के डिस्टेंस से। और जो रेशो है दिल्ली टू ढाका और बैंकॉक टू ढाका का वो कितना है? 27:32। थोड़ा सा मेस्ड लग रहा होगा, हम इसको लाइन बाय लाइन लिखना शुरू करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमें इसमें प्लस में दे रखा है तीनों का। तो अब हमें रेशोज जो है वो इंडिविजुअली दे रखे हैं दो दो के, लेकिन जो टोटल क्वांटिटी है वो हमें एक ही दे रखी है। तो सबसे पहले हम इन तीनों का इकट्ठा रेशो निकालेंगे। अब हम देखते हैं कि निकलता कैसे है। सबसे पहले इसने बोला है कि जो ढाका टू बैंकॉक है उसका जो डिस्टेंस है वो 80% है दिल्ली टू बैंकॉक के। अब मान लो कि दिल्ली टू बैंकॉक का 100 है, तो ढाका टू बैंकॉक का कितना आ गया? 80, इसका 80%। और यहाँ उसने बोला था कि जो दिल्ली टू ढाका है और जो ढाका टू बैंकॉक है उसका डिस्टेंस कितना है? 27:32। अब हम इन तीनों का इकट्ठा रेशो निकालेंगे। इकट्ठा रेशो कैसे निकलता है देखो, यहाँ लिख लेंगे दिल्ली टू ढाका, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग ढाका टू बैंकॉक, और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे जो लेफ्ट है विच इज दिल्ली टू बैंकॉक। समझ में आया इतना? दिल्ली टू ढाका जो है वो हमें यहाँ पे पता है कि हमने 80 लिया था। दिल्ली टू ढाका हमने यहाँ पे लिया था 27, 80 नहीं 27 यहाँ पे लिया था। और ढाका टू बैंकॉक कितना है? 32। समझ में आया इतना? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने ढाका टू बैंकॉक कितना लिया? 80, और दिल्ली टू बैंकॉक कितना लिया? 100। अब इसका रेशियो कैसे निकलेगा? कुछ लोगों को पता भी होगा, अब जिनको नहीं पता है वो देखना ध्यान से। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इतना समझ आया? फिर इसको इससे करेंगे, आ गया समझ में? फिर इसको इससे करेंगे, क्रिस क्रॉस चलेगा। अब ये देखो यहाँ पे सिंप्लीफाइड कहाँ कहाँ से होती है चीजें, इसको हम काट देंगे, और शायद नहीं कटेगा तो 27 × 4 कितना होता है? 27 × 4 हमारे पास होता है 108। 32 × 4 कितना होता है? 32 × 4 होता है 128, और लास्ट 32 × 5 160। ये हमारे पास इन तीनों का रेशियो निकल चुका है, और हमें पता है कि जो टोटल डिस्टेंस है वो है 19,800। इन तीनों को प्लस करेंगे तो 19,800 आना चाहिए, तीनों को प्लस करेंगे तो ये 396 बनता है। 396 है 19,800 के बराबर, तो एक कितने के बराबर होगा? 11 से काटेंगे तो हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा 1800। इसको इससे काटेंगे तो 50। एक यूनिट जो है वो 50 के बराबर है, तो 108 यूनिट कितने के बराबर होंगी? एक यूनिट अगर 50 के बराबर है तो 108 यूनिट कितने के बराबर होंगी? इतने के। 101 यूनिट 50 के बराबर है तो 128 यूनिट कितने के बराबर होंगी? अब एक यूनिट अगर 160 के बराबर है तो एक यूनिट अगर 50 के बराबर है तो 160 यूनिट कितने के बराबर होंगी? हमारे पास डिस्टेंस यहाँ पे आ चुके हैं। दिल्ली टू ढाका का डिस्टेंस है हमारे पास 5400, ढाका टू बैंकॉक का डिस्टेंस है 6400, और दिल्ली टू बैंकॉक का डिस्टेंस है हमारे पास 8000। अब हम निकालेंगे फेयर्स। उसने बोला है कि दिल्ली टू ढाका अगर हम कंसीडर करें तो जो सी का फेयर है वो 25% ज्यादा है किससे? बी से।
दिल्ली टू ढाका। उसने बोला है जो सी का फेयर है वो बी से 25% ज्यादा है। अगर बी से 25% ज्यादा है तो बी का 125% हुआ। समझ में आई इतनी बात? तो सी कितना हो गया 5/4 ऑफ बी। मतलब अगर हम इसमें बी और सी का रेशो देखें तो कितना आ जाएगा? बी और सी का रेशो हमारे पास, बी और सी का रेशो हमारे पास आ जाएगा 4:5। इससे नेक्स्ट लाइन में उसने हमें बोला है कि जो रेशो ए और सी का है वो है 3:5। अब इसमें भी हम यही चीज करेंगे, इकट्ठा का इकट्ठा रेशो निकालेंगे। अब इकट्ठा रेशो कैसे निकलेगा? बी सी और ए। बी और सी का था 4:5, सी और ए का कितना है 5:3। अब अगर हम इसको करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? क्योंकि ये सेम है ना 5, तो हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 4:5:3। अगर ये वाली दोनों चीजें सेम होती है तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। तो मतलब बी सी और ए का रेशो हमारे पास आ गया 4:5:3। और उसने ये बोला था कि जो ए का फेयर है वो 2700 कम है बी के फेयर से। ए बराबर है 3 के, बी बराबर है 4 के। बी से कितना कम है? 2700। और यहाँ पे कितना कम है? 1। अगर 1 यूनिट 2700 के बराबर हमारे पास आ रही है तो 4 यूनिट कितने के बराबर होंगी हमारे पास? फटाफट से बताओ। 4 यूनिट हमारे पास बराबर होंगी इतने के। 5 यूनिट कितने के बराबर होंगी? और 3 यूनिट। ये हमारे फेयर्स निकल चुके हैं ढाका टू दिल्ली के, ए बी और सी के। अब हम निकालेंगे यहाँ पे दिल्ली टू बैंकॉक के। लेट मी रेज दिस फर्स्ट ताकि हमारे पास थोड़ी सी स्पेस बन जाए बाकी को सॉल्व करने के लिए। तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हम रेशो कैसे निकालते हैं, क्योंकि अगर हम इसमें इकट्ठा रेशो निकाल लेते हैं ना तो बहुत ही इजी वे में हो जाता है हमारा क्वेश्चन पूरा का पूरा। अब आप भी देख रहे हैं, पहले भी हमने वही रेशो लगाया था और अब भी हमने वही रेशो लगाया और नेक्स्ट भी हम देखेंगे कि क्या लगेगा। अब उसने बोला है कि जो दिल्ली टू बैंकॉक है उसमें एवरेज फेयर ऑफ ए एंड बी कितना है? एवरेज फेयर ऑफ ए एंड बी 20,000 है। तो टोटल कितना हो गया ए प्लस बी का? 40,000। नेक्स्ट बोला है सी का 8,000 ज्यादा है एवरेज फेयर ऑफ ए एंड बी से। एवरेज कितना था? 20, तो सी का कितना हो गया? 28,000। नेक्स्ट उसने बोला एवरेज फेयर ऑफ बी एंड सी। एवरेज ऐसे ही निकलता है ना, 26,000। बी और सी का कितना आ गया? 52,000। हमें पता है कि सी 28,000 के बराबर है तो बी कितना आ जाएगा? 52,000 माइनस 28,000। बी हमारे पास कितना आ जाता है यहाँ पे? 24,000। बी अगर 24,000 के इक्वल है तो ए कितना आ जाएगा हमारे पास? 16,000। ए 16,000 आ गया, बी 24,000 आ गया और सी 28,000 आ गया। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारे पास उसने बोला है कि ढाका और हमें किसका निकालना है? बैंकॉक का। तो इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देती हूँ ताकि हमारे पास थोड़ी सी स्पेस बन जाए। एंड आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो आप ज़रूर बताना कि आपको कितने अच्छे से समझ में सब चीज़ें आ रही हैं। कोई डाउट रह जाता है तो मैं आपका कमेंट सेक्शन में ज़रूर से क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने ये बोला अगर दीपक ट्रैवल करता है ढाका टू बैंकॉक और फिर बैंकॉक टू दिल्ली और वो फ्लाइट लेता है सी, तो उसको कितना अमाउंट पड़ेगा पर किलोमीटर पूरी ट्रिप का? अब देखो सी में देखो, पहले उसने ट्रैवल किया है ढाका टू बैंकॉक। ढाका टू बैंकॉक का उसको पड़ता है 25,600 और दिल्ली टू बैंकॉक का उसको पड़ता है 28,000। तो टोटल उसका खर्चा कितना हो गया? 53,600। और अब हमें ये बोलना है कि एवरेज कितना है। तो एवरेज कैसे निकलता है? हमेशा टोटल फेयर को हम टोटल डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज आ जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो पहले उसने ढाका टू बैंकॉक किया मतलब 6400 किलोमीटर्स किया और फिर दिल्ली टू बैंकॉक किया मतलब 8000 किया। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना आ गया? 14,400। अब अगर एवरेज निकालना है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। एवरेज मतलब पर किलोमीटर, पर किलोमीटर। ठीक है, पर किलोमीटर कैसे निकलता है? टोटल फेयर और टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे। अब अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इसको थोड़ा अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये हो सकता है 4 के टेबल से करके देखते हैं। 134 और ये हो जाएगा 4 3 एंड 6 36। तो ये आ जाएगा 18 और ये आ जाएगा 67। अब देखो 18 की टेबल में 67 के हम कितना क्लोज जा सकते हैं? 18 1 जार 18, 18 2 जार 36, 18 3 जार 54, 18 4 जार 72। तो वो एक्सीड हो रहा है तो 18 3 जार 54
तो हमारे पास कितना बचा, 3 1 0। और अब हम और कितना क्लोज जा सकते हैं, अगर आप देखोगे आप 18 6 जार करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, और 18 7 जार करोगे तो कितना आ जाएगा। तो मतलब ये 7 के ज्यादा क्लोज है ना, 3.7 किलोमीटर 3.7 रुपीज पर किलोमीटर। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट उसने पूछा है कि एवरेज फेयर कितना है ए बी सी का, अगर वो दिल्ली टू ढाका रूट पे ट्रैवल करता है। एवरेज फेयर देखो ए बी और सी का, अगर हम इन सब को ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, आप लोग फटाफट से इसको ऐड करो। हमारे पास आ जाएगा, और अगर एवरेज निकालनी है तो 3 से कर दो, क्योंकि हमें 3 का पूछा है, तो हमारे पास कितना आ गया, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, अगर वो ढाका टू बैंकॉक का रूट लेता है तो उसको कौन से फ्लाइट ऑपरेटर में सबसे लोएस्ट पड़ेगा पर किलोमीटर। ढाका टू बैंकॉक देखो कितना है, ये अगर हम ए की बात करें उसको पड़ेगा, बी की बात करें तो 16,000, और अगर हम सी की बात करें तो 25,600। अब उसने पर किलोमीटर पूछा है, अगर आप पर किलोमीटर नहीं भी लेते हो, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर तो हमारे पास सेम ही आ रहा है ना, तो आप ओवरऑल भी तो देख सकते हो कि हमारे पास टोटल में कम किसका बढ़ रहा है। इतना तो हम देख ही सकते हैं ना कि हमारे पास जो फेयर्स दिए हैं उसमें कम पढ़ किसका रहा है, कम तो बी का पढ़ रहा है ना। तो उसको क्या फायदा 64 से डिवाइड करके, जब तीनों का ही एलसीएम सेम है। अलग होता तो हम उसको डिवाइड करते, जरूर करते, पर क्योंकि एलसीएम सेम है तो आप टोटल भी देख सकते हो, टोटल उसका बी का कम पड़ रहा है, तो आंसर क्या हो गया हमारे पास, डी। कर दूंगी, मुझसे आप फ्रीली पूछ लिया करना। तो अब इसमें इसने क्या बोला है कि जो ढाका टू बैंकॉक है उसमें जो बी का फेयर है वो 16,000 है। ए और बी और सी का रेशो इसमें इसने तीनों का इकट्ठे दिया हुआ है, 6:5:8। हमें पता है कि बी 16,000 है, मतलब 5 यूनिट 16,000 के बराबर हैं, तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगी, इतने के, 1 यूनिट इतने के बराबर ही हुई ना। अगर 5 यूनिट 16,000 के बराबर है तो 1 यूनिट 32,000 के बराबर ही हुई ना। अब 32,000 के बराबर 1 यूनिट है, तो 6 यूनिट कितने के बराबर हुई, 19,200। 5 यूनिट हमें पता है 16,000, और 8 यूनिट कितने के बराबर हुई हमारे पास, 25,600। ये हमारे पास तीनों के फेयर्स आ चुके हैं। अब क्वेश्चंस तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। पहले क्वेश्चन में उसने ये बोला है, अगर वीर ट्रैवल करता है दिल्ली टू ढाका और फिर ढाका टू बैंकॉक, और उसने फ्लाइट चेंज नहीं की है, तो उसको चीपेस्ट फेयर किसका पड़ेगा, ए बी और सी में से। सबसे पहले हम क्या कंसीडर करेंगे, सबसे पहले हम ए का लेंगे, ठीक है। अब ए में देखो कि वो पहले कर रहा है दिल्ली टू ढाका 8100, फिर उसने किया है ढाका टू बैंकॉक 19,200, ठीक है। 8100 और 19,200 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इतना आ गया, इतना। बी का देखो, पहले ही उसने दिल्ली टू ढाका ट्रेवल किया, फिर उसने ट्रेवल किया ढाका टू बैंकॉक, अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे 10,800 और ऐड करेंगे 16,000 को, तो हमारे पास कितनी डिजिट आ जाएगी, फटाफट से बताओ, 26,800। और अगर हम सी का देखें तो 13,500 प्लस 25,600 हमारे पास कितना आ जाता है, 13,500 और 25,600 हमारे पास आ जाता है 31,900। अब देखो इसमें से सबसे सस्ता कौन सा पड़ रहा है, सबसे सस्ता हमारे पास पड़ रहा है 26,800, मतलब बी हमारा आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं। उसने बोला है कि इसमें उसको कौन सी ट्रिप का जो फेयर है वो मैक्सिमम पड़ेगा। अब ए जो है, ए का देखो दिल्ली टू बैंकॉक का फेयर कितना है, ए का दिल्ली टू बैंकॉक का फेयर है 16,000। हम इसको इसके पास लिख लेते हैं ताकि हमें थोड़ा कंपैरिजन करने में थोड़ा इजी हो जाए। सी का दिल्ली टू ढाका में देखो, सी का दिल्ली टू ढाका 13,500। बी का देखो ढाका टू बैंकॉक में, बी का आ रहा है ढाका टू बैंकॉक में 16,000। उसके बाद ए का ढाका टू बैंकॉक में कितना आ रहा है, ए का आ रहा है 19,200। और लास्ट हमारे पास बी में देखो दिल्ली टू ढाका का कितना आ रहा है, बी में दिल्ली टू ढाका का आ रहा है 10,800। अब इसमें से ये आपको चीज देखनी है कि हमारा जो फेयर है वो मैक्सिमम मैक्सिमम कहाँ पे पड़ेगा हमें,
मैक्सिमम किस में पड़ रहा है? 19/100। तो हमारे पास 19/100 जो है वो हमारे पास है मैक्सिमम फेयर। तो इसको अगर वो ट्रैवल करेगा ए में ढाका टू बैंकॉक तो उसको पड़ेगा 19,200। तो अब हम आते हैं अपनी लास्ट डीआई में। लास्ट डीआई में उसने क्या बोला है कि ये लाइन ग्राफ है। लाइन ग्राफ क्या डिनोट करता है? एवरेज वेट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इंडिविजुअली ऑफ एवरी क्लास। 4 क्लासेस दी हुई है और बॉयज और गर्ल्स का अलग अलग एवरेज वेट हमें हर क्लास का दिया हुआ है। और जो टेबल है वो क्या डिनोट करता है? टेबल में हमें ये बोला है कि जो 4 क्लासेस हैं उन दोनों में बॉयज और गर्ल्स का मिला के एवरेज वेट क्या है, मतलब पूरी क्लास का एवरेज वेट क्या है। तो अब हम इनके क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले उसने क्या बोला है कि अगर ए क्लास में नंबर ऑफ बॉयज 40 हैं और डी में नंबर ऑफ गर्ल्स 50 हैं तो हमें ये बताना है टोटल वेट ऑफ क्लास डी। अगर बॉयज और गर्ल्स का इकट्ठा पूछा है तो मतलब टोटल वेट ही हुआ ना। टोटल वेट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ क्लास डी वो कितना ज्यादा या कितना कम है किससे? टोटल वेट ऑफ गर्ल्स ऑफ क्लास ए, गर्ल्स एंड बॉयज ऑफ क्लास ए, मतलब टोटल वेट ऑफ डी टोटल वेट ऑफ ए से कितना परसेंट ज्यादा या कम है, हमें ये निकालना है। अब अगर आपको मिक्सचर एलिगेशन का कॉन्सेप्ट पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ क्योंकि हम ये उसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व करने वाले हैं। हमें हमेशा मिक्सचर एलिगेशन में क्या दिया होता है? मान लो हमें रुपीज में दिया होता है कि मतलब इस क्वांटिटी 1 का जो रेट है वो इतना है पर केजी में, मान लो इसका 10 रुपए है, ठीक है। और इसका मान लो क्वांटिटी 2 का हमें दिया हुआ है 16 रुपीज। और अगर हम इन दोनों को मिक्स करके बेचेंगे, इन दोनों की क्वांटिटीज को मिक्स करके बेचेंगे तो वो रेट हमें पड़ेगा 15 रुपए पर किलो। हमें बताना है कितनी कितनी हमने क्वांटिटीज इन दोनों की ली थी। जब भी हमें क्वांटिटी पूछी होती है या फिर वाइस वर्सा कर ले, हमें क्वांटिटी दिया रेट पूछा होता है तो हम हमेशा क्या करते हैं? 15 माइनस 10, इसको इससे माइनस करेंगे तो 5, इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। हमारे पास रेशो आ गया 1:5। 1:5 रेशो होगा क्वांटिटी का, मतलब क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 का रेशो इतना होगा। अगर क्वांटिटी 1 10 किलो ली गई है तो क्वांटिटी 2 50 किलो ली जाएगी। ऐसा मिक्सचर एलिगेशन का कॉन्सेप्ट होता है और इसी कॉन्सेप्ट से ही आज हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हमें क्लास ए के अगर बॉयज पता है, हमें गर्ल्स तो नहीं पता है ना, तो हमें गर्ल्स निकालनी है। गर्ल्स कैसे निकलेंगी? हमें उसने टेबल में एवरेज वेट तो दे रखा है बॉयज का भी और गर्ल्स का भी, ये हम ए का निकाल रहे हैं। बॉयज का उसने दिया 62, गर्ल्स का दिया 46 और एवरेज मतलब दोनों का मिक्सचर, दोनों का मिश्रण कितना है? इसको इसमें से माइनस करो 12, इसको इसमें से माइनस करो 4, मतलब ये होगा कि 1:3। अगर एक लड़का है क्लास में तो 3 लड़कियां होंगी क्लास में। बॉयज और गर्ल्स का रेशो 1:3 आ गया और बॉयज हमें पता है कि क्लास में 40 है तो गर्ल्स कितनी होगी? 120। निकल गया ये वाला। इसी तरीके से हम अपना डी वाला निकालेंगे। डी में उसने एवरेज वेट ऑफ बॉयज कितना दिया है? 70 और एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स कितना दिया है? 64। दोनों का मिश्रण कितना दिया है? 65। इसको इसमें से माइनस करो 5 और इसको इसमें से माइनस करो तो 1, तो 1:5 हमारे पास रेशो आ गया। मतलब बॉयज और गर्ल्स का रेशो आ गया 1:5। अगर गर्ल्स हमारे पास 50 है तो बॉयज हमारे पास कितने होंगे? 10। हमें रेशो के अकॉर्डिंग ही चलना है ना। तो हमारे पास अब टोटल पता चल गया कि क्लास में कितने बच्चे हैं। टोटल वेट हम निकाल सकते हैं। हमें पता है कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर हमें टोटल वेट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? टोटल वेट ऐसे हो जाएगा एवरेज इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। तो इसका हम आंसर अभी निकालते हैं। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी अच्छे से। लेट मी इरेज दिस ताकि हम इसको क्लियरली लिख पाए। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है मिक्सचर एलिगेशन का, एक बार समझ आ जाए तो क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। आपको क्वांटिटी वाले क्वेश्चन में भी हेल्प मिलती है और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको उसमें भी काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। तो अब हम इसका देखते हैं कि हमारे पास अप्रोक्सीमेटली कितना आता है इसका परसेंटेज। उसने बोला है टोटल वेट ऑफ डी कितना कम या ज्यादा है किससे? टोटल वेट ऑफ ए से। टोटल वेट ऑफ डी कितना निकलेगा? एवरेज कितना था डी का? 65 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे? 10 बॉयज और 50 लड़कियां मतलब 60। टोटल वेट ऑफ ए कितना है? एवरेज देखो कितनी है? 50 और बच्चे कितने हैं टोटल? 60 और 120, 40 और 120 मतलब 160। और अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो हम हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 और ये जाएगा 8
4 3, मतलब हमारे पास कुल मिला के क्वांटिटी क्या आ चुकी है इसके अंदर, हमारे पास आ चुका है 65 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो 3/4 को हम क्या लिखते हैं 75, मतलब 65 का हमें इसने 75% पूछा है, तो 65 इंटू 75, आपको ट्रिक तो लगानी आती होगी ना, 5 हो अगर दोनों के पीछे तो मतलब 75, और अगर ये दो कंसेक्यूटिव नंबर हो तो 6 का स्क्वायर कितना हुआ, 6 इंटू 7 कितना हुआ 42, 42 में 6 ऐड करेंगे तो 48, 48.75 हमारे पास आ गया। मतलब जो डी का टोटल वेट है वो ए के टोटल वेट का 48.75 है। हमें का तो पता चल गया, हमें कम या ज्यादा नहीं पता चला। जब भी हम कम या ज्यादा निकालते हैं तो हम कम या ज्यादा कैसे निकालते हैं, जो हमारे पास परसेंटेज निकलती है ना उसको आप हमेशा 100 में से माइनस कर दो। 100 में से अगर आप माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा इसका 51.25। आ गया समझ में, 51.25 इसका लगभग परसेंटेज है डी का, ए से कम है, तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है नियरेस्ट 51। देखो मैं इसको दोबारा से बता देती हूँ, ये हमने निकाला था कि डी का टोटल वेट ए के टोटल वेट का कितना परसेंटेज है, लेकिन क्वेश्चन में उसने ये पूछा है कितना ज्यादा या कम है। ज्यादा या कम कैसे निकलता है, हमेशा 100 में से माइनस करके। 100 में से माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि हमेशा जो पूरी क्वांटिटी होती है वो 100% की इक्वल होती है, और जो छोटी क्वांटिटी होती है वो हमें यहां से निकालनी होती है। यही मान लो अगर यहाँ पे अपना 30% निकला होता, डी जो है ए का 30% है, लेकिन ए से कितना परसेंटेज कम है, 100 में से माइनस कर दो 70% कम है। आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें बोला है कि क्लास सी जो है, सी में नंबर ऑफ जो बॉयज हैं वो 48 लेस देन है नंबर ऑफ गर्ल्स। तो हमें बताना है क्लास सी की नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है। पिछला वाला कॉन्सेप्ट यहीं पे चलाएंगे हम लोग। हमें पता है एवरेज वेट ऑफ बॉयज है हमारे पास सी का 68, और एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स है हमारे पास कितना है, जल्दी जल्दी बताओ 60। हमारे पास दोनों का एवरेज कितना है, मिश्रण कितना है 62। इसको इसमें से माइनस करो 6, इसको इसमें से माइनस करो 2, रेशो कितना आ गया हमारे पास 1:3। मतलब अगर एक लड़का है तो 3 लड़कियां होंगी। अब ये देखो कि इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है एक्चुअली में 2, और हमें दिया कितना हुआ 48। इसका मतलब अगर एक लड़का है और 3 लड़कियां हैं तो मतलब 2 का डिफरेंस हुआ ना इनके बीच में, लेकिन एक्चुअली में क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास 48 का डिफरेंस है। एक तरीका तो ये है कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं, तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो कितने आ जाएंगे, हमें ये पता चल गया कि जो 1 की वैल्यू है वो है 24। हमने इसको जब सिंप्लीफाई किया 1 की वैल्यू अगर 24 आ गई तो 3 की कितनी आ जाएगी 72। ये समझ में आ गया तो बेस्ट है, अगर ये समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक और इसका कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। देखो 1:3 है, मतलब अगर x लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी 3x। दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 2x। मतलब लड़कियां और लड़के, जो लड़के हैं वो 48 लेस देन है लड़कियों से। यहाँ पे आ रहा है कि लड़कियों और लड़कों का डिफरेंस कितना है 2x, और एक्चुअल में कम कितनी है 48। x कितना आ गया 24, x 24 आया तो मतलब लड़के हो गए हमारे पास 24 और लड़कियां हो गई हमारे पास 72। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये थी हमारी जो डीआईज जो हमारे एसबीआई क्लियर 2019 में पूछी गई थी एग्जाम में। आई होप आपको ये सब डीआईज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। स्टिल अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड गुड लक एंड स्टे हैप्पी।